गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पैलियोलिथिक एज कंप्लीट किया है। हमने देखा कि लाखों सालों तक ह्यूमंस हंटर गैदरर से हैवी और फिर एडवांस स्टोन टूल बनाते थे और नेचर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। लेकिन हिस्ट्री कभी कभी जो स्टैटिक नहीं रहती है। टाइम के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट बदला और इसी चेंज से ह्यूमन लाइफ को भी बदल दिया। इसी ट्रांजिशन का नाम है मीजोलिथिक। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं कि मीजोलिथिक शब्द का मतलब क्या हुआ। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मीजो का मतलब होता है मिडल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इसीलिए मीजोलिथिक एज को मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड था। यानी अगर पैलियोलिथिक सर्वाइवल की बिगिनिंग थी और नियोलिथिक एग्रीकल्चर की बिगिनिंग है, तो मीजोलिथिक दोनों के बीच का एक ब्रिज है। अब इसका एक टाइम पीरियड समझिए कि इंडिया में मीजोलिथिक एज को जनरली 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच माना जाता है। लेकिन याद रखिए, डिफरेंट रीजन में इसका टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर पैलियोलिथिक के बाद सडनली मीजोलिथिक एज की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। लगभग 12,000 ईयर पहले जो है लास्ट आइस एज खत्म हुआ था। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा था। ग्लेशियर पिघलने लगे, फॉरेस्ट एक्सपेंड होने लगे, नए प्लांट्स और नए एनिमल्स डेवलप होने लगे। और जब एनवायरनमेंट बदला तो ह्यूमंस को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ी। यही म्यूजोलिथिक एज की बिगिनिंग का सबसे बड़ा रीजन है। स्टूडेंट, इस पीरियड को हम सिर्फ एक नया स्टोन एज नहीं कहेंगे। ये जो है ह्यूमन एडेप्टेशन का पीरियड है। और इसी समय ह्यूमंस ने छोटे और ज्यादा एफिशिएंट स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए। फिशिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ा। डॉग जैसे एनिमल के जो अर्ली डोमेस्टिकेशन देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे ह्यूमंस परमानेंट लाइफ की तरफ बढ़ने लग रहे थे। यानी मीजोलिथिक एज हमें बताती है कि सिविलाइजेशन एकदम से डेवलप नहीं हुई थी। हर चेंज के पीछे नेचर और ह्यूमन एडेप्टेशन का रोल था। अगर एक लाइन में मीजोलिथिक एज को डिफाइन करना है, तो याद रखिए, मीजोलिथिक एज is a transitional phase between the old stone age and the new stone age, where human gradually shifted from प्योर हंटिंग गैदरर टूवर्ड अ मोर सेटल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। तो आज की क्लास में हम इसी फैसिनेटिंग ट्रांजिशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीजोलिथिक एज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस वजह से इसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो पिछली स्लाइड में हमने मीजोलिथिक एज का एक इंट्रोडक्शन देखा था। अब बात करते हैं कि पैलियोलिथिक एज खत्म ही क्यों हुई। ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन को अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ी। तो इसका आंसर एक वर्ड में मैं देना चाहूंगा, जो है क्लाइमेट चेंज। और इसी क्लाइमेट चेंज को हिस्टोरियन होलोसीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखिए, हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और किंगडम नहीं बदलते, कभी कभी नेचर भी हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर देती है। मीजोलिथिक एज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लगभग 10,000 बीसी के आसपास अर्थ एक नए जियोलॉजिकल फेज में एंटर करती है। इस नए फेज का नाम था होलोसीन एपोच। इससे पहले का पीरियड था पेलेस्टोसीन एपोच, जिसे हम जनरली आइस एज के नाम से जानते हैं। तो जो पैलियोलिथिक ह्यूमंस इसी आइस एज में रहते थे, उस समय क्लाइमेट बहुत कोल्ड और ड्राई था। लार्ज ग्लेशियर अर्थ के कई रीजन को कवर करते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्थ को टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा और इसी वार्मिंग ने ह्यूमन हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी में एक स्टेटमेंट याद रखिए कि मीजोलिथिक एज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द पेलेस्टोसीन टू हेलोसीन एपोच। अब देखते हैं कि नेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले चेंजेस की अगर हम बात करें, तो वो है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप चाहे तो अपने जो नोटबुक के अंदर है इन चीज़ों को नोट करते चलिए, ताकि आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस के जो है फैक्ट वाइज जो है प्रॉपर नोट्स जो आपके तैयार हो जाए। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसमें अर्थ जो है वार्म होने लगी, साथ ही रेनफॉल और ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हुई। तो इसका इफेक्ट जो है एक वेदर तक लिमिटेड नहीं रहा। जब क्लाइमेट बदलते हैं साथियों, तो फॉरेस्ट भी बदलते हैं, रिवर भी बदलती है, एनिमल्स भी बदल जाते हैं और अल्टीमेटली जो है ह्यूमन की लाइफ भी बदल जाती है। इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट क्लाइमेट को सिविलाइजेशन का साइलेंट आर्किटेक्चर कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए कि आइस एज के दौरान बहुत बड़े बड़े एनिमल पाए जाते थे। इन्हें हम मेगाफोना कहते थे। ये बहुत बड़े साइज के एनिमल थे। लेकिन जो क्लाइमेट वार्म होने के बाद इनमें से कई स्पीसीज ग्रेजुअली जो है डिसअपियर होने लगी।
अब उनकी जगह नए एनिमल डोमिनेट करने लगे, जैसे डियर हो गया, बर्ड्स है, फिश है, गेजल्स है। अब ध्यान दीजिए, अब एनिमल सिर्फ साइज में छोटे नहीं थे, ये पहले से ज़्यादा फास्ट और एगाइल भी थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एनिमल फास्ट हो गए, तो क्या हैवी हैंड एक्स से उसका शिकार शिकार करना आसान हो जाता था? तो बिल्कुल भी नहीं, यही रीज़न था कि ह्यूमन को अपनी हंटिंग टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी पड़ी। इसी क्लाइमेट चेंज ने फ्यूचर में माइक्रोलिथ और बो एंड एरो जैसे इनोवेशन को जन्म दिया। स्टूडेंट, ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद सिर्फ एनिमल ही नहीं बदलते थे, वेजिटेशन भी कंप्लीटली चेंज हो गई। डेंस फॉरेस्ट एक्सपेंड होने लगे थे, ग्रासलैंड का एरिया भी बढ़ गया था। अब इसका ह्यूमंस पे क्या बेनिफिट हुआ? जहाँ फॉरेस्ट होंगे, वहाँ फ्रूट होंगे, रूट्स होंगी, हनी मिलेगा और छोटे एनिमल भी ज़्यादा मिलेंगे। यानी ह्यूमंस के पास फूड के ऑप्शन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गए। इसी वजह से मीज़ोलिथिक ह्यूमन ग्रेजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे। अब वो सिर्फ एक टाइप के फूड पर डिपेंड नहीं रहते थे। अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस की। ये एक इम्पोर्टेंट जो एनवायरमेंटल चेंज है। क्लाइमेट वार्म होने के बाद ग्लेशियर मेल्ट हुए, रिवर में पानी बढ़ा, फ्लड प्लेन्स डेवलप हुई और कई नए वाटर बॉडीज बनने लगी। स्लाइड में मैंने 3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल दिए हैं, ऑक्सबो लेक्स, इनलैंड सैलाइन लेक्स जैसे सांबर लेक है और रिवर फ्लड प्लेन्स। स्टूडेंट, ये सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पानी होगा, वहाँ फिश होंगी, बर्ड्स होंगी, प्लांट्स होंगे और नेचुरली ह्यूमन भी वहीं सेटल होंगे। इसी वजह से मीज़ोलिथिक सेटलमेंट अक्सर लेक्स और रिवर के पास मिलते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि नेचर चेंज हुआ, लेकिन क्या ह्यूमन भी वैसे ही रहे? ह्यूमंस ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। सबसे पहले एडेप्टेशन था ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोरेजिंग। प्लस तो जो पैलियोलिथिक एज में है, ह्यूमंस मेनली लार्ज एनिमल के हंटिंग पर डिपेंडेंट थे, लेकिन मीजोलिथिक एज में उन्होंने फूड सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर दिए। अब वो प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं, फिश पकड़ते थे, बर्ड की हंटिंग करते थे और स्मॉल एनिमल का शिकार करते थे, हनी कलेक्ट करते थे। यानी सर्वाइवल स्ट्रेटजी काफी फ्लेक्सिबल हो गई। इसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, मीजोलिथिक एज का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था एक्वेटिक रिसोर्सेज का यूज। अब जो ह्यूमंस है सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं रहते थे, वो रिवर्स और लेक के आसपास भी सेटल होने लगे। उन्होंने फिश हो गए, वाटर बर्ड्स हो गया और दूसरे जो एक्वेटिक रिसोर्सेज है उनका भी यूज करना शुरू कर दिया। यानी ह्यूमंस ने पहली बार एनवायरनमेंट के हर अवेलेबल रिसोर्सेज का इंटेलिजेंट यूज करना सीख लिया। इसी वजह से हिस्टोरियन मीजोलिथिक ह्यूमंस को हाईली एडेप्टिव कम्युनिटी भी कहते थे। तो साथियों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि होलोसिन क्लाइमेट चेंज ने पूरे एनवायरनमेंट को बदल दिया। बड़े बड़े आइस एज एनिमल ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगे और उनकी जगह छोटे और फास्ट एनिमल आ गए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब एनवायरनमेंट और एनिमल बदल गए, तो क्या ह्यूमंस वही पुराने हैवी स्टोन टूल यूज करते थे? तो जब प्रॉब्लम बदलती है तो सॉल्यूशन भी बदलता है, और इसी सॉल्यूशन का नाम था द माइक्रोलिथिक रेवोल्यूशन। अगर पैलियोलिथिक एज की आइडेंटिटी हैंड एक्स थी, तो मीजोलिथिक एज की आइडेंटिटी सिर्फ एक वर्ड है, माइक्रोलिथ। ये मीजोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है और एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लिथ का मतलब होता है स्टोन। यानी माइक्रोलिथ मीन हो गया स्मॉल स्टोन टूल। लेकिन सिर्फ छोटा टूल कह देना ही काफी नहीं है। माइक्रोलिथ की लेंथ जनरली 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच होती थी। इमेजिन कीजिए कि पैलियोलिथिक का हैंड एक्स कभी कभी आपके हाथ जितना बड़ा होता था, और अब मीजोलिथिक में टूल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर के रह गए हैं। यानी टेक्नोलॉजी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टूल इतने छोटे क्यों बन गए थे? तो रीजन सिंपल सा है। अब ह्यूमंस को बड़े और स्लो एनिमल का शिकार नहीं करना पड़ता था। अब टारगेट होते थे फास्ट मूविंग एनिमल। इनका शिकार करने के लिए लाइट वेट और शार्प टूल की जरूरत थी, इसीलिए माइक्रोलिथ डेवलप हुए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माइक्रोलिथ किस स्टोन से बनते थे? तो लोअर पैलियोलिथिक में हम मेनली क्वार्टजाइट पढ़ रहे थे, लेकिन मीजोलिथिक में ह्यूमंस और इंटेलिजेंट हो चुके थे। अब उन्होंने फाइन ग्रेन स्टोन चूज किए, जैसे चालकडोमी, अगाते, शर्ट और जेस्पर। ये सारे टोन जो स्टोन थे वो हार्ड भी थे और इनका एज जो है बहुत शार्प होता था, जिससे जो है माइक्रोलिथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल बेस्ट माना जाता था। अब देखते हैं कि ये टूल बनाए कैसे जाते थे। तो स्लाइड के अंदर मैंने दो टेक्निक मेंशन करी है, फ्लेकिंग टेक्निक और प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। तो स्टूडेंट,
फ्लेकिंग का मतलब होता है स्टोन के छोटे-छोटे पीस निकालना, लेकिन प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब होता है एडवांस टेक्निक। इसमें डायरेक्ट ज़ोर से स्ट्राइक करने की बजाय केयरफुली प्रेशर के साथ जो है छोटे और कंट्रोल्ड वे में फ्लेक्स निकाले जाते थे। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि टूल की शेप और एज दोनों पर बेटर कंट्रोल मिलता था। यानी मेसोलिथिक ह्यूमन सिर्फ टूल नहीं बना रहे थे, वो इंजीनियरिंग भी समझ रहे थे, प्लानिंग और प्रिसीजन के एविडेंस देते हैं। अब माइक्रोलिथिक के टाइप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोमेट्रिक माइक्रोलिथिक। नाम से ही समझ आ रहा है, इनकी शेप ज्योमेट्री जैसी होगी, जैसे ट्राइंगल हो गया, रोम्बस हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इस टाइप से। तो ये शेप जो है रैंडम नहीं थी, हर शेप शेप का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था। ये मेनली एडवांस प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी का पार्ट थे, यानी इन्हें हंटिंग वेपन में भी फिट किया जाता था। अब दूसरी कैटेगरी है नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ, जिसके अंदर स्क्रैपर हो गया, पॉइंट है, बोरर है और ब्लंटेड ब्लैक ब्लेड और माइक्रो ब्लेड जैसे औजार आते थे। अब इनका यूज जो है कटिंग के लिए होता था, पियर्सिंग के लिए और डिफरेंट डेली एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था। अब बात करते हैं कंपोजिट टूल टेक्नोलॉजी की। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आता होगा कि क्या माइक्रोलिथ को ह्यूमन सीधे हाथ में पकड़कर यूज करते थे, तो इसका आंसर होगा नहीं। माइक्रोलिथ को वुडन या फिर बोन हैंडल पर फिट किया जाता था। इस प्रोसेस को हाफ्टिंग कहते थे और उन्हें चिपकाने के लिए नेचुरल रेजिन और प्लांट्स गम का यूज होता था। अब इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा स्टोन, एक वुडन स्टिक और नेचुरल गम, और इन तीनों को कंबाइन करके ह्यूमन एक नया वेपन बना रहे हैं। ये टूल नहीं था, ये प्री हिस्टोरिक इंजीनियरिंग थी। तो अब बात करते हैं साथियों कि जो पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस मेनली बेड एनिमल का हंटिंग पर डिपेंड, बेड एनिमल मतलब बड़े एनिमल जो थे। लेकिन मीजोलिथिक एज में क्लाइमेट चेंज के बाद फॉरेस्ट बढ़ गए, फिश बढ़ी, प्लांट बढ़ गए और छोटे एनिमल भी बहुत ज्यादा हो गए। और इसमें छोटे एनिमल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब ह्यूमंस ने जो है डिसाइड किया कि सिर्फ एक फूड सोर्स पर डिपेंड रहना इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने मल्टीपल फूड सोर्सेज का यूज करना शुरू किया। इसी को हिस्टोरियन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमी कहते हैं। यानी जितने रिसोर्स नेचर प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस उन सब का यूज करने लगे। ये मीजोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंज माना जाता है। अब इसकी जो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ 3 स्ट्रेटेजी मेंशन करी है: हंटिंग, फिशिंग और प्लांट फोरेजिंग। सबसे पहले अगर हंटिंग की बात करें, तो उसके अंदर जो है हंटिंग को हम बो एंड एरो का यूज कर रहे थे। इसमें साथियों याद रखिए कि बो एंड एरो का फर्स्ट टाइम यूज जो है मीजोलिथिक एज में ही देखने को मिलता है। इसमें जो है अब जो ह्यूमंस हैं उनको शिकार के पास जाने के बजाय दूर से ही बो एंड एरो के थ्रू उनको जो है हंटिंग कर सकते थे। फिशिंग एंड फॉलिंग, फिशिंग जो है जब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, रिवर बढ़ती है, रिवर अगर बढ़ेगी तो जो है फिशिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जो ह्यूमंस है वो अब हंटिंग की जगह फिशिंग और फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब होता है जो बर्ड्स है उनका शिकार करना, उन पर भी निर्भर धीरे धीरे हो रहे थे। प्लांट फोरेजिंग, अब जैसे जैसे जो है क्लाइमेट चेंज होता है, रिवर्स बढ़ती है, रिवर से जो है वेजिटेशन पर भी असर पड़ता है। तो जो उस टाइम के ह्यूमंस थे, उन्होंने जो है प्रॉपर जो है मीट पे फोकस ना करके जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे वाइल्ड सीड हो गए, रूट हो गए, ट्यूबर्स है, हनी है, उनके ऊपर शिफ्ट किया। और जो है प्लांट फोरेजिंग जो है उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण जो है फूड गैदरिंग की एक प्रोसेस बन चुकी थी। अब बात करते हैं कि जो ये अर्ली स्टेप टूवर्ड प्रोडक्शन। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि अभी हम जो है मेसोलिथिक एज में है। एग्रीकल्चर जो है उतना ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ह्यूमन जैसे जैसे धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जैसे वाइल्ड सीरियल्स को कलेक्ट करने के लिए ह्यूमंस ने पहली बार नया टूल यूज करना शुरू किया, जैसे क्वंस हो गया, ग्राइंडिंग स्टोन है और हैमर स्टोन है। तो इनका यूज किस लिए होता था? जो क्वंस और ग्राइंडिंग स्टोन है उसका यूज सीड और ग्रेन्स को पीसने के लिए होता था। हैमर स्टोन का यूज फूड प्रोसेसिंग में होता था। अब ध्यान दीजिए, ये एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन जरूर है। यानी ह्यूमन सिर्फ फूड कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो फूड को प्रोसेस करना भी सीख रहा है। इसी वजह से हिस्टोरियन मीजोलिथिक को फूड कलेक्शन से फूड प्रोडक्शन की ट्रांजिशन भी कहते हैं।
अब साथियों, हमने बात करी कि पैलियोलिथिक एज का कीवर्ड था सर्वाइवल। उस टाइम पे ह्यूमन जो है सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बट मेसोलिथिक एज के अंदर जो है ह्यूमन एडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो आज का कीवर्ड होने वाला है इस स्लाइड का कंट्रोल ओवर नेचर। यहीं से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक नए डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन समझिए कि डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब सिर्फ एनिमल को पकड़ लेना नहीं होता है। इसका मतलब होता है उस एनिमल को ह्यूमन के साथ रहने की आदत डलवाना, उसकी ब्रीडिंग को ग्रेजुअली कंट्रोल करना और उससे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हुई, इसमें हजारों साल लगे और म्यूजोलिथिक एज हमें इसी प्रोसेस को समझने में मदद करती है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वह डॉग था। अब सोचिए, डॉग को सबसे पहले क्यों डोमेस्टिकेट किया गया होगा? क्योंकि उस समय डॉग जो है दूध नहीं देते थे, ना फार्मिंग करते थे, तो फिर उसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा कैसे हो गई? तो डॉग का यूज जो है मेनली दो कामों के लिए होता था। सबसे पहला है हंटिंग असिस्टेंस और दूसरा है कैंप प्रोटेक्शन। डॉग की स्मेल और हियरिंग जो है ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो डेंजर को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं और वाइल्ड एनिमल से अटैक से वार्निंग दे सकते हैं। ह्यूमंस के टाइम पे जो एनिमल को ट्रैक करने में हेल्प करता था, यानी डॉग जो है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का पहला कंपेनियन बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है कैटल, शिप और गोट्स को भी धीरे धीरे डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। इसको जो हम एक मीजोलिथिक एयर में हमें ये है इसका जो एविडेंस वो है मिलते हैं। अब सबसे पहले दो साइड की अगर हम बात करें तो बागोर है। बागोर में सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है, जो कि आज से लगभग 5000 से 4000 बीसी तक का माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी हमें डोमेस्टिकेटेड कैटल, शिप और गोट के जो है रिमेन्स मिलते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उस टाइम मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन जो है स्टार्ट हो चुका था। अब साथियों, जो है इसमें मैंने एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, जिसके अंदर हमने शुरू नो यानी कि नॉर्थ से शुरू करके साउथ तक हम गए हैं। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बागोर है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है। ये जो है कोठारी रिवर के पास स्थित है और यहाँ पर स्मॉल माइक्रोलिथ जो है ब्लेड इंडस्ट्री के एविडेंस मिलते हैं। और जैसे कि हमने पीछे ही बात करा था कि यहाँ पे जो है पहले डॉग डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिलते हैं और यहीं से जो है आयरन एज की कंटिन्यूटी भी स्टार्ट मानी जाती है। अगली साइट की बात करें तो वो है तिलवाड़ा, जो कि लोकेटेड है लूनी रिवर के पास। ये हमें जो है अर्ली पेस्टोलिस्ट एक्टिविटीज की बात करती है। तो जो पेस्टोलिस्ट एक्टिविटीज होती है इसका मतलब होता है पशुओं को पालना। और अगली जो बात करें वो है सांबर लेक बेसिन। यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं अर्ली वेजिटेशन मैनेजमेंट के और बर्निंग ऑफ स्क्रब फॉरेस्ट के। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ रॉक शेल्टर मिले हैं, जिसके अंदर जो है माइक्रोलिथिक डिपॉजिट भी एक्सटेंसिव मिले हैं। अगली बात करते हैं आदमगढ़ की। तो मैंने पहले ही इसमें बताया था कि जो एनिमल डोमेस्टिकेशन के अंदर जो है आदमगढ़ एक इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है। साथ ही यहाँ पे जो माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री है उसके एविडेंस भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तीन साइट बहुत ज्यादा फेमस है। सराई नहार राई, यहाँ से जो है ओपन एयर सेटलमेंट मिलते हैं। ओपन एयर सेटलमेंट का होता है मतलब होता है कि रॉक शेल्टर, जैसे पहले क्या होता था गुफाओं के अंदर लोग रहते थे, गुफाओं में ना रह के लोगों ने जो है खाली जमीन ओपन एयर के अंदर आके अपना जो है सेटलमेंट बनाए। ये जो है परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। ये इसको आप कह सकते हैं कि ना ही वो पूरा परमानेंट था ना ही टेम्परेरी, यानी कुछ टाइम के लिए लोग वहां पे रहते थे, अपना बसेरा डालते थे वहां पे, उसके बाद जो है वहां से शिफ्ट कर जाते थे। यहाँ से हमें हट के एविडेंस मिलते हैं, माइक्रोलिथ और ह्यूमन बरियल भी मिलते हैं। उसके बाद आता है महादहा और दमदमा। यहाँ से हमें बोन आर्टिफैक्ट और ऑर्नामेंट और डबल बरियल कोन वगैरह के एविडेंस मिलते हैं। अब साथियों, ये डबल बरियल है, इसको हम आगे जो है रिचुअल के अंदर पढ़ेंगे। तो बोन आर्टिफैक्ट का मिलना हमें क्या बताता है कि उस टाइम के ह्यूमन जो प्रॉपर जो है हंटिंग के ऊपर और सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड नहीं था, अब वो जो है पर्सनल ऑर्नामेंटेशन पे भी फोकस कर रहा था। वो है बोन पे जो आर्टिफैक्ट करके उनको जो है सुंदरता के रूप में देख रहा था। अब बात करते हैं चौपानी मांडो, जो कि लोकेटेड है बेलन वैली। बेलन वैली जो है प्रॉपर जो है पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक एज तक का एक ग्रेजुअली जो है ट्रांजिशन हमें दिखाता है।
तो ये जो है बेलन के अंदर ही चौपानी मांडो है, यहाँ से हमें हैंडमेड पोट्री फ्रेगमेंट भी देखने को मिलते हैं साथियों। अब बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया में बीरभानपुर जो कि दामोदर वैली के अंदर स्थित वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से भी हमें ओपन एयर माइक्रोलिथिक साइट मिलते हैं जो कि बीबी लाल द्वारा ये जो साइट है खोजी गई थी। उसके बाद आता है मयूरभंज और क्योंझर, ये उड़ीसा के अंदर है। यहाँ से हैवी कंसंट्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ और हैवी स्टोन इम्प्लीमेंट मिलते हैं। ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो एक शेप के थ्रू बनाए गए माइक्रोलिथ थे, यानी ट्राइंगल शेप हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर शेप में हो गया, इस टाइप के जो है माइक्रोलिथ वहां पे उसके एविडेंस मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया में लगनाज महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो है एच.डी. सांकलिया ने जो है इस साइट को खोजा था और यहाँ से हमें 14 ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस मिलते हैं। उसके साथ साथ ही माइक्रोलिथ मिलते हैं और एनिमल बोन्स मिलते हैं, जैसे राइनो हो गया, वाइल्ड बोर हो गया आदि के। अगली बात करते हैं टेरी साइट की। तो साथियों जो टेरी साइट है वो जो है तमिलनाडु के अंदर स्थित है और यहाँ पे रेड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मिले। ये पहली साइट है जहां से रेड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के एविडेंस मिलते हैं। अगली बात करते हैं संगन कल्लू जो कि कर्नाटका में है और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से भी माइक्रोलिथिक असेंबलिंग बहुत ज्यादा मिली है जो कि न्यूलिथिक एश माउंट कल्चर के उसको ट्रांजिशन को शो करती है। अगली बात करते हैं साथियों हम मीजोलिथिक बरियल प्रैक्टिस और रिलीजियस बिलीव की। तो जो स्केलेटन है वो ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट के अंदर जो है बरी किए जाते थे और इन्हें ही शैलो ग्रेव्स मानते थे। साथियों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि हम जो है अगर ह्यूमन कल्चर को हमें समझना है तो उस टाइम पे जो आदमी मरने के बाद उसे कैसे दफनाया जाता था उसको हम देख के पता लगा सकते हैं। इससे हमें जो है आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी समझने में हेल्प मिलती है और अगर उस टाइम पे अगर कोई स्पिरिचुअल बिलीफ थे उसको भी हमें एक झलक देखने को मिलती है। तो जो बरियल थे वो लगभग 3 तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सिंगल बरियल, फिर आता है डबल बरियल, फिर आता है जॉइंट बरियल। सिंगल बरियल होता था उसमें इंसान के मृत्यु होने के बाद जो एक आदमी को एक ग्रेव के अंदर जो है बरी किया जाता था। डबल बरियल की अगर बात करें तो एक ही ग्रेव में 2 आदमी को या फिर 2 इंडिविजुअल को बरी किया जाता था। इसके अंदर मेल और फीमेल के जो हमें एक एविडेंस मिलता है वो दमदमा के अंदर देखने को मिलता है जो कि डबल बरियल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगली बात करते हैं जॉइंट जॉइंट बरियल। इसके अंदर जो है मल्टीपल ह्यूमन को बरी किया जाता था। अब बात करते हैं ग्रेव गुड्स की। साथियों ग्रेव गुड्स जो है वो हमें एक आफ्टर लाइफ के एक मोटा मोटी एक हमें झलक दिखाता है। ग्रेव गुड का मतलब होता है जब इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी ग्रेव के अंदर जो है ह्यूमन उस पर्सन की बिलोंगिंग्स को रखना, उसके साथ साथ ही कुछ अलग से जो है ऑर्नामेंट हो गए, माइक्रोलिथ हो गया या फिर वुडन बीड्स टाइप की चीजों को उसके अंदर बरी करना। तो ये जो चीजें हैं हमें बताती थी कि उस टाइम के लोगों का जो एक स्पिरिचुअल बिलीव था, इमोशनल कनेक्टिविटी थी आपस में, और जो है पैलियोलिथिक से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि पैलियोलिथिक में हमें ग्रेवयार्ड बहुत कम और एक लिमिटेड फेज में देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइट मैंने दी हुई है जहां से जो जो रिमेन्स मिले हैं। अब साथियों अगले स्लाइड की ओर चलते हैं कि ये जो है मैंने एक प्रॉपर एक आर्टिफैक्ट के बारे में डिफाइन करा हुआ है कि जैसे हमने पढ़ा था भीमबेट का जो है वहां से हमें रॉक आर्ट देखने को मिली है। अब उसके अंदर जो पिगमेंट यूज होता था उसे रेड ओक्रे, ये गेरू के नाम से जाना जाता है, और ये व्हाइट के साथ मिलाकर उसके अंदर पेंटिंग की जाती थी। इन पेंटिंग के अंदर जो है हमें उनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो कैसे जो है हंटिंग करते थे, फिशिंग कैसे करते थे और ह्यूमन कलेक्शन कैसे करते थे, डांसिंग कैसे करते थे और उनकी फैमिली लाइफ एक मोटा मोटी कैसे, क्योंकि उस टाइम पे कोई रिटर्न सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ रॉक आर्ट है। उसी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन जो है उस टाइम पे किस तरीके से रहते थे। इसके अंदर जो है हमें बो एंड एरो भी देखने को मिलते हैं, ट्रैप नेट देखने को मिलते हैं, लेडर हो गया, हाफ टिड स्पेयर हो गए। तो ये चीज हमें बताती है कि उस टाइम के ह्यूमंस जो है बो एंड एरो से वाकिफ थे, उन्हें पता था बो एंड एरो क्या थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टूल के अंदर हमें देखने को मिला है पैलियोलिथिक एज में। जो अपर पैलियोलिथिक एज है वहां से लेकर मीजोलिथिक एज तक आते आते ह्यूमन जो है बो एंड एरो का यूज करना सीख गए थे। लेडर से का उनको पता था, ट्रैप नेट का वो यूज कर रहे थे।
उसी के साथ-साथ जो है हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको प्रॉपर जो है एक रिलीजन का नहीं एविडेंस मिलता है, बस हमें एक स्पिरिचुअल बिलीव को हम यहाँ पे एक एविडेंस मिलता है, जो कि हम बरियल ग्रेवयार्ड से पता लगाते हैं। अब साथियों, इस पूरी क्लास का जो एक कंप्लीट एक आप बोल सकते हैं कि फैक्ट जो है मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं, आप इन फैक्ट को ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए। यूपीएससी जो है इन्हीं फैक्ट पर फोकस करता है और मल्टीपल टाइम्स जो है इन क्वेश्चन को पूछता है मैच द फॉलोइंग के द्वारा। जितनी भी साइट मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है, आप उन साइट्स को नोट डाउन कीजिए, साथ ही उनके स्टेट्स और उनकी स्पेशलिटी है, उनको भी नोट डाउन कीजिए। यूपीएससी जो है मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि साइट दे देगा और उसकी स्पेशलिटी दे देगा और पूछ लेगा कि उसको मैच कीजिए। तो ऐसे ही जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी होती है और आप जो है इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा और आप फिर एक दोबारा से इस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो है एक ही बार में इन चीज़ों को रिवाइज़ करिए और अपने नोट्स के अंदर इनको ऐड करिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ जो है चैनल को ज़रूर शेयर करें। आप अगर इसको शेयर करेंगे इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक बहुत अच्छा एफिशिएंट कंटेंट आपके सामने लेकर आएँगे। अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे सकते हैं जो कि आनंद सर द्वारा चलाई जा रही है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।